नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं बड़ी बहस लाइव। और आज बड़ी बहस में इस बात पर हम बात करेंगे कि क्या रामपुर के रास्ते सत्ता से दूर तमाम विपक्षी पार्टियां सत्ता की कुर्सी का सफर तय करने की जुगत में हैं। आज जिस तरह से तमाम सियासी मौका परस्तों का जमावड़ा रामपुर में मृतक किसान के अंतिम अरदास में लगा था, उससे यह साफ हो गया कि विपक्ष सियासत के लिए कैसे भी पल को छोड़ने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट आप देखकर पूरे दिन की हलचल को समझ लीजिए, फिर आकर तमाम सियासतदानों से सवाल करेंगे। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन में सियासत का गुणा भागकर सत्ता के भूगोल को बदलने का प्रयास हर राजनीतिक विपक्षी दल बड़ी ही शिद्दत के साथ कर रहा है। इसमें क्या सपा, क्या बसपा और क्या आरएलडी और कांग्रेस, सभी चाहते हैं कि किसानों के इस बड़े वोट बैंक को एक मुश्त अपने खाते में जोड़ लिया जाए और सत्ता से बनी दूरी को खत्म कर दिया जाए। इसी जद्दोजहद में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची रामपुर जाकर उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में ट्रैक्टर पलटने से मारे गए नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान जमकर सियासी घटनाक्रम देखे गए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और सपा नेता राम गोविंद चौधरी भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए मृतक किसान के परिवार से मिलने अंतिम अरदास में पहुंच गए। इस दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिवार वालों से मिलने रामपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि किसान एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, तो फिर आप उनसे बात क्यों नहीं करते। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान को आतंकवादी कहना बहुत बड़ा पाप है। ये पाप ना प्रधानमंत्री को करना चाहिए और ना ही उनकी सरकार को करना चाहिए। गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से दिबदिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ। प्रियंका ने यह भी कहा कि आज इतनी सारी गाड़ी आई है, मैंने बुलाया नहीं है। अगर आप उस बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है कि देश का बॉर्डर है। क्या कह रहा है ये किसान? वो यही कह रहा है कि मुझसे चर्चा कर लो, मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मुझसे चर्चा तो करो। लेकिन सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो जनता को भूल जाता है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द लोग उनको बताते नहीं हो। कुल मिलाकर जब जब किसी हिंसा के दौरान किसी शख्स की मौत हुई, कांग्रेस का आला कमान वहां अपनी हमदर्दी निभाने पहुंच गया और सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। कांग्रेस के अलावा स्वघोषित किसानों की हिमायती पार्टी आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज वन इंडिया से हुई बातचीत में ये कहा कि किसानों के लिए समर्थन जुड़ रहा है तो उसमें सरकार को क्या समस्या है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी पहुंचे रामपुर और वहां जाकर केंद्र की बीजेपी सरकार को कोसते नजर आए। लोकतंत्र में अब लड़ाई कोई अंग्रेजों से या मुगलों से तो नहीं है ना। सरकार को एहसास होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये किसान अगर फैसला लेंगे तो 2 मिनट में इनकी सत्ता चली जाएगी। तो इसलिए इनको विश्वास है कि जब हम एक होकर लड़ रहे हैं, हम कोई एक धर्म की बात नहीं, जाति की बात नहीं, किसान सब लोग हैं। और हमारी मांग है कि इस कानून को हम लोग किसान नहीं मान रहा कि किसान के फायदे में है। फिलहाल किसानों के मुद्दे पर सियासत हाई है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, जहां सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस सत्ता का सुख चखने के लिए हर स्टंट कर लेना चाहते हैं। और इसके लिए वोटर्स का एक बड़ा धड़ा यानी कि किसान को अपने पाले में करने का सबसे मुफीद समय यही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो सियासत के तमाम मौका पर से जो पार्टियां हैं, जो लगातार सरकार बनाने का सपना, सत्ता की कुर्सी के सफर को तय करने का सपना देखती है, जब जब ऐसे मुद्दे आते हैं तब तब एक्टिव होकर क्यों सरकार को कोसने लगती है। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल आज का यह है कि अगर कांग्रेस के आला नेताओं को लगता है कि उन्हें किसानों से हमदर्दी जतानी चाहिए, तो आज उस अंतिम अरदास में जाकर सिर्फ दुख जताया जा सकता था।
लेकिन वहां पर जाकर अगर सरकार को कोसा जाना शुरू किया जाए तो क्यों ना हम इसे एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश, जानने की कोशिश करें। क्योंकि सीधे तौर पर अगर ये तमाम राजनेता जाते हैं, अगर तमाम राजनीतिक दल वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचकर अपनी राजनीति बनाना शुरू कर दे, राजनीतिक समीकरणों को साधना शुरू कर दे, गुड़ा भाग में लग जाए, भूगोल बदलने लगे, तो फिर तो यह सवाल उठना चाहिए ना कि जिस तरीके से ये तमाम कोशिशें हैं, ये तमाम कोशिशें चल रही हैं, जिस तरह से रामपुर पहुंचकर किया गया, जिस तरह से अभी गाजीपुर बॉर्डर पर हम लगातार देख रहे थे, अजय कुमार लल्लू हो या तमाम दूसरे नेता हो, एक एक कर पहुंचने लगे, वहां जाकर राकेश टिकैत से मुलाकात करने लगे, और कहीं ना कहीं वो गांधीगिरी वाला अहिंसात्मक जो आंदोलन था, अराजनैतिक जो आंदोलन था, वो राजनीतिक हो गया। कुछ सवाल हैं जो न्यूज वन इंडिया आज बेबाकी के साथ पूछना चाहता है और लाजमी तौर पर पूछेगा। पहला सवाल, किसानों के बहाने आंसू बहाकर कांग्रेस की राह आसान कर पाएंगी क्या प्रियंका गांधी? पहला बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, किसान की मौत पर क्या सियासी आंसू बहाने रामपुर पहुंची थी प्रियंका गांधी? अगर दुख था तो दुख जताती, सरकार को घेरना क्या ये सियासी आंसू थे? रामपुर में हमदर्दों का जमावड़ा या सियासी मौका परस्तों का जमावड़ा था? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। तो आज बड़ी बहस लाइव में इसी पर चर्चा होगी, इसी पर डिबेट होगी कि आखिर क्यों ऐसे मौकों पर, गमगीन मौकों पर मौका परस्त नेता, सियासी दल सियासी आंसू बहाते हैं। इसी पर डिबेट करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ कमर अली साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से अजय वर्मा जी हैं, भारतीय किसान यूनियन से विजेंद्र सिंह यादव हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन शर्मा हमारे साथ हैं, इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट संजीव कौशिक जी हैं और ओपी मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। माफी चाहूंगा मैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय वर्मा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अगर आपके आला कमान को लगता है कि एक ऐसी घटना घटी जहां पर दुख जताया जाना चाहिए और उस गमगीन पल को देखकर आंसू आते हैं, कोई दो राय नहीं है, मानवीय पहलू पर यह सब ठीक है, लेकिन वहां जाकर अगर सरकार को कोसने लगे, अपने एजेंडे को साधने लगे, तो मैं क्यों ना ये मानूं कि जिस तरह से आप वहां पर पहुंचकर इस तमाम एजेंडे को सेट कर रहे हैं, ये आपका सियासी स्टंट था, पॉलिटिकल स्टंट था। तुषार जी, आप योग्य एंकर हैं, भाई हैं हमारे छोटे, लेकिन चूंकि बेबाकी से बात रखते हैं तो मैं भी बेबाकी से आपसे चर्चा करूं। ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है दिल्ली का, ये चाइना या अफगानिस्तान का। इस तरह के हालात आपने द्वितीय गृह युद्ध में भी नहीं देखे होंगे, 1937 में जो हिटलर ने करा था। ये किसान है, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये क्या है? ये हिंदुस्तान के मोदी जी आपके वोटर हैं, माननीय ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल अजय वर्मा जी ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, ठीक है आप जो कह रहे हैं आपकी बात को मैं मानूंगा, आपकी बात को मैं मान लूंगा कि वहां कटीले तार कील जमीन पर लगाना ये एक अलग मुद्दा हो सकता है बहस का। मेरा मुद्दा ये है कि रामपुर जाकर दुख था, आंसू बहाने थे, अच्छी बात थी, बहुत अच्छा लगता वहां पर अगर सियासत की बात ना होती, और वहां जाकर अगर प्रियंका गांधी सियासत की बात करने लगती हैं तो ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है क्या? देखिए, मुझे मौका दीजिए, मैं मौका दे रहा हूं सर, लेकिन मौके की बात कीजिएगा। तुषार जी, 190 के करीब किसान लोग मर चुके इस आंदोलन में पिछले 70 दिनों में। देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री या इनका सरकार का एक आदमी, ये मौत के ये आतंकवादियों की मौत है क्या? अरे भाई, पड़ोसी क्या, दुश्मन क्या, अपोजिशन क्या? अपोजिशन की तो सरकार नहीं, अपोजिशन के लोग हैं, महिलाओं का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा। और सुनिए, कहीं भी कोई चीज होती है तो कांग्रेस की नहीं बल्कि अपोजिशन के सब लोग जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जरा सा भी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। अगर इनकी सब चीजों पर अपोजिशन के लोग कुछ कहते हैं तो वो भी देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। और कोई भी विदेशी, आज आपने आईईएफ का वो देखा कि आप भारत का पायदान 2 अंक और खिसक के किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को गिरा रहा है संसार में, और 2015 में 26वें स्थान पे था ईपीएफ में, और अब ये 53वें में पहुंच गया है। हैप्पीनेस में आप नीचे आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो तानाशाही है और सरकार का जो रुख है, अगर अपोजिशन के लोग कोई काम करते हैं तो ये गद्दार हो जाते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, पॉलिटिकल विंडक्का चला रहे हैं। और वो दीप आप मेरे सवाल पर अभी भी नहीं आए वर्मा जी। प्रधानमंत्री साहब, या तो आपके पास जवाब नहीं, या तो आप जवाब देना नहीं चाहते, हाउस में था, उसके फोटो पूरे, या तो आप जवाब रखते नहीं है या तो जवाब देना नहीं चाहते। खैर कोई बात नहीं, आपकी भी मजबूरी है। क्या होता है जब पार्टी के आला कमान और बड़े नेता ऐसी हरकत कर देते हैं, उसके बाद प्रवक्ताओं के पास मुश्किल हो जाती है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं, बिल्कुल सम्मान नहीं मैं समझता हूं अजय वर्मा जी, मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा हूं। सहानुभूति के लिए प्रियंका जी को अगर 100 बार जाना होगा 100 बार जाएंगी, राहुल जी जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए सर। अजय वर्मा जाएगा। बुंदेलखंड में जब तमाम किसान आत्महत्या कर लेते हैं वहां भी जाना चाहिए, तमाम किसान जब कर्ज में डूब जाते हैं वहां भी जाना चाहिए,
और जब एक तमाम ज्ञानवान दूसरे डिग्रीधारी किसान ही नहीं, वास्को हर एक की डिगामा बात होनी चाहिए अहमदाबाद सर। से जब आए जवान सरहद पर शहीद हो जाता है तो उसकी शहादत के, उसके अंतिम डिग्रीधारी संस्कार में भी वास्को जाना डिगामा चाहिए, साहब प्रत्येक को जाना अहमदाबाद से आए चाहिए। थे। वो एक जिन्हें नैतिक लाइसेंस जिम्मेदारी है आया था, सर, वो 2014 नैतिक से जिम्मेदारी है, पहले उस पर भारत बात, नहीं था। वो नैतिकता है। 2014 ठीक है के मिश्रा बाद जी, की बात करें, मिश्रा जी 2014 के बाद की बात करें, और अभी आंदोलन 2021 और 20 में हो रहा है, तो आज की बात करें। बिल्कुल आप आज ही की बात होगी सर, डिबेट को डिरेल ना बिल्कुल करें। आज ही की बात होगी। बस पीछे में आप मत तुषार जाइए, जी, मैं भी ना पीछे नहीं करें, आप जाऊंगा। मिश्रा मुद्दे जी की जवाब बात करें दीजिए। मेरे भाई, हम आपके साथ मुद्दों की बात है। हमने आपसे कहा प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसानों के मुद्दे पर, ठीक है मिश्रा जी को बेरोजगारों के तो मुद्दे सुनिए, पर, महिलाओं रमना के साहब। मुद्दे पर, अत्याचार के अजय जी मुद्दे बहुत पर, अच्छा, व्यापारियों के बहुत मुद्दे बहुत पर, अच्छा सब प्रवक्ता है, मुद्दों मुझे पर हम पता है। जाएंगे साथ से साथ है, आप साथ मेरे रहेंगे। पॉइंट पर नहीं आएंगे, मुझे पता है वर्मा जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन पहले मिश्रा जी को सुनिए। मिश्रा जी जी जवाब दीजिए। उनका सीधा तौर पर यह कहना है कि देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों को बदनाम करने का काम करती है, जबकि सरकार को भी, सरकार के नुमाइंदों को भी आज अंतिम अरदास में जाना चाहिए था। देखिए, सरकार विपक्षियों को, विपक्ष से नहीं, सरकार इस देश की जनता के लिए काम कर रही है, कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रही है। इस देश की 130 करोड़ की जो जनता है उसके लिए उन्होंने सरकार को चुना है, और सरकार की जवाबदेही है, और सरकार अपनी पूरी जवाबदेही से अपने हर संवैधानिक कार्य को, अपने हर नैतिक कार्य को सरकार कर रही है, निभा रही है, और इस देश को मजबूत बनाने का काम कर रही है। देश के प्रजातंत्र को, देश के लोकतंत्र को, देश के किसानों को, देश के नागरिकों को, हर एक नागरिकों को समृद्ध, शक्तिशाली ये सरकार बनाने का काम कर रही है, और हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से जी, लेकिन परिजनों से मिलने का की जिम्मेदारी तो देखिए बीजेपी की भी है, उनके भी नुमाइंदे पहुंचने चाहिए। नहीं बिल्कुल, अगर नहीं गए होंगे तो वो जाएंगे, वो आज गए हैं, हमारे नुमाइंदे कल जाएंगे, या वो पहले गए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ जाएं, वहां तमाशा बनाए, वहां हम मेला बनाए। यानी कि विपक्षी दल जो जा रहा है वो तमाशा बना रहे हैं, आपका ये कहना है? नहीं, इनको एक इवेंट क्रिएट करना है, जैसा इन्होंने हाथरस में किया वैसा वो यहाँ कर रही है। देखिए, कांग्रेस अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है। इनकी और यहाँ पे 2 लोग जीते हुए थे। अब राहुल गांधी भी अपनी अमेठी सीट हार गए हैं। ठीक तो है, ये पहले उत्तर प्रदेश में को शामिल कर लेता हूं। ठीक है मिश्रा जी, पॉइंट आइडियस कि दूसरे प्रदेशों में जहां किसान मर रहे हैं, शामिल कर लेता हूं। विजेंद्र साहब, दूसरे देशों में जहां बलात्कार होते सुनिए तो बच्चों के, वहां आऊंगा मिश्रा जी। विजेंद्र साहब जरा मुझे ये बताइए, किसान आंदोलन इतना अच्छा चलता है, अहिंसा के रास्ते पर है, क्यों सियासतदानों को आप मौका दे रहे हैं कि वो आपके इस पूरे आंदोलन में आकर इसको राजनीतिक बना दे? क्योंकि राकेश टिकैत साहब तो हमेशा से कहते रहे अराजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक रखिए। हमारा आंदोलन अराजनीतिक था और अराजनीतिक रहेगा। अगर हम कहीं आंदोलन करने, आज 71 दिन हो गए हमें, ना तो किसी राजनेता को हमारा मंच मिल रहा है, ना किसी राजनेता को कोई संबोधन मिल रहा है, ना किसी राजनेता की वोट की फसल हमारे आंदोलन से कटेगी। अगर कोई आ रहा है हमारे बीच में श्रोता बन के बैठ के जा रहा है तो उसको हम धक्का नहीं बन रहा है, हाथ में हाथ थाम कर कहता है हमारा आपको समर्थन है। नहीं, श्रोता ही है वो। अगर कोई आके कह रहा है, पूरे दल का, आप देखिए ना, संजय राउत साहब आपके बीच में आए, गले लगकर कहते हैं कि शिवसेना आपके साथ है। नहीं, मेरा मतलब ये तो पार्टी आपके साथ हो गई ना। नहीं, मेरा मतलब यही है, पार्टी के अगर आप कहीं आंदोलन कर रहे हैं, अगर कोई आदमी आपका सहयोग कर रहा है, उसे भगा दोगे आप मेरी जगह आप ही हो। आप ही तो कह रहे हैं कि सर हमें नेताओं की कोई नहीं, नेता हमारे मंच से वोट की फसल नहीं कटेगी, हमारे मंच पे नेताओं का भाषण नहीं होगा, हमारे मंच पे वोट की अपील नहीं की जाएगी, हमारे मंच पे नेताओं को मंच नहीं दिया जाएगा, मंच पे सम्मान नहीं दिया जाएगा। अगर कोई आता है, टिकैत साहब घूम रहे हैं कहीं अपने टेंटों में, किसानों से मिल रहे हैं, अगर कोई आके खड़ा होता है मैं आपके साथ हूं, तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी एक बाकायदा इंफॉर्मेशन देकर आते हैं आप? नहीं, आ रहे हैं तो, और बाकायदा अच्छा, मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से नहीं, जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। हम तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग भी आए। यानी आप राजनीतिक दलों का स्वागत कर रहे हैं? नहीं, स्वागत नहीं, जो हमें समर्थन कर, हम कहें बीजेपी के लोग आए, जिन बीजेपी के लोगों को लग रहा है, जो आप देख रहे हैं, बुला रहे हैं ना बातचीत के लिए? नहीं, कौन बुला रहे हैं? हम हमारे टिकैत साहब ने आज भी कही, केवल सर फोन कॉल की दूरी पर हूं। नहीं, हमारे टिकैत साहब ने कि कौन सा नंबर है हमें बता दें, हम तो तैयार हैं वार्ता को। 11 बार की दौर की बातचीत हुई तो है? नहीं, क्या हुई? मोदी जी ये भी तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे, क्या जहां से बात छूटी है वहीं से खत्म होगी? अगर जहां से बात छूटी है वहां से खत्म होगी तो फिर बात ही क्या हुई? ठीक है, सरकारी कहां बढ़ी? ठीक है, मैं आता हूं। विपिन साहब, इन सारी बातों को आपने सुना, क्या आपको ये लगता है एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, ये मौका परस्ती है, क्योंकि मुद्दा मिल गया, 1 साल बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में और इसको इनकैश कर लिया जाएगा, या ये सच में एक मानवीय पहलू पर होने वाले या निकलने वाले आंसू हैं?
मैं देखिए दोनों पहलुओं का जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात तो देखिए, जब प्रधानमंत्री अपने मन की बात में बार बार संदेश देते हैं और एक तरफ वो बिल्कुल ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ, तो अब इंतज़ार किस चीज़ का? लाल किले की पवित्र प्राचीर के अंदर घुस के अराजक तत्वों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। और ये तो देखिए बिल्कुल बात, इसमें तो कोई शक शुमा नहीं है कि किसान भोला भाला है, देश का अन्नदाता है, बेवजह नहीं आंदोलन पे बैठा, सर्दी की मार भी झेल रहा है और साथ में कोरोना का संक्रमण का भी जो खतरा उसके सर पे मंडरा रहा है और इतनी मौतें भी हुई हैं। तो अब इंतजार किस चीज का? तो या तो इसके पीछे दो ही वजह हो सकती है कि या तो प्रधानमंत्री खुद या सरकार के नुमाइंदे ये समझते हैं कि यहां पर कोई इसका समाधान निकलने वाला नहीं है, या आप संवेदना दिखाना नहीं चाह रहे। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरी बात यहां पर अब मैं सिक्के का दूसरा पहलू बोलना चाहूंगा कि यहां पर दूसरा पहलू जो कड़वा सच ये भी है कि हम लोग जय जवान जय किसान बोलते हैं। बिल्कुल। यहां पर आपने किसान भाइयों के साथ तो संवेदना दिखा दी, निश्चित बात है, मैं भी साथ खड़ा हूं, सारा देश खड़ा हुआ है किसानों के साथ। यहां पर जवानों के घायल जो जवान है उनके पास मिलने कौन गया? जो आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप नवनीत जगहों पर जाना, ये विरोध। और दूसरी बात, 100 बातों की एक बात, हम लोग यहां पर खुद सक्षम है, देशवासी जितने हैं और बाकी जितने भी सलाहकार हैं या बाकी जो अधिकारी हैं, यहां पर किसी को भी हक नहीं मिलता, चाहे वो कनाडा के प्रधानमंत्री हो जस्टिन ट्रूडो या रिहाना पॉप सिंगर या ये जो ग्रेटा अपने एक्टिविस्ट है, कि यहां पर वो हिंदुस्तान के मामलों में, अंदरूनी मामलों में अपना हस्तक्षेप करें। यहां पर ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो हिंदुस्तान की छवि धूमिल होनी थी, वो तिरंगे का जब अपमान हुआ वो हुआ। और यही अंदेशा जताया जा रहा था कि जब ट्रैक्टर रैली की अनुमति नहीं, उसमें जो एक असमंजस की स्थिति थी, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि अब जल्द से जल्द, जितना समय गंवा चुकी है सरकार, वो एक तरफ अब कम से कम मामले का सुध लेना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग, देश को अभी चुनौतियों का भरमार है, देश को उन चुनौतियों से भी बाहर निकालना है। कोरोना की मार एक तरफ, दूसरी बात चीन जो अतिक्रमण की चुनौती बना के बैठा है, वो अलग बात है। 2021 की हिंदुस्तानी सेना है, मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और मुंह तोड़ जवाब दे भी दिया है। ठीक है। और बस मैं अंत में एक बात बोलना चाहूंगा, यहां पर अजय जी जरूर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बिल्ड ब्रिजेस एंड नॉट फेंसेस। यहां पर आप एक जो दरारें, इससे तो फासले आएंगे, आप कीले और ये जो आपस में इनके साथ दीवारें करेंगे तो फासले दूर करने की ध्यान होना चाहिए, तवज्जो उसको होना चाहिए कि आप फासले दूर करें और किसान भाइयों के बीच में जाकर प्रधानमंत्री को अब खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। बेटा सुझाव है। संजीव जी, क्या ये सेलेक्टिव तरीके से किसी के घर जाकर दुख जताने का तरीका है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि 2022 में चुनाव है, बेहतर समय है कि किसानों का एक जो बड़ा धड़ा होता है, वोट बैंक होता है, उसको एक मुश्त एक पार्टी अपने हिस्से में ले ले और 22 में सत्ता में आ जाए? देखिए प्रसाद, इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। यह स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जाएगा विपक्षियों के ऊपर कि ये राजनीतिक माइलेज लेने की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं और यहाँ तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि आखिर विपक्ष जाए तो जाए कहाँ? यदि विपक्ष ये हाथरस के मामले में वहां पहुंचना चाहती है तो आप दर्जों के नाम पे राजनीति करते हैं। विपक्ष यदि रामपुर के नाम पर घेरना चाहती है तो वहां आप राजनीति करते हैं। गोरखपुर में बच्चों के नाम पर यदि विपक्ष आवाज उठाती है तो आप राजनीति करना चाहते हैं। सेनाओं के तस्वीर को लगा के आप इलेक्शन में वोट मांगते हैं, उस पर विपक्ष आवाज उठाती है तो आप राजनीति करते हैं। सवाल यह है कि विपक्ष आपसे पूछ के अपनी आवाज उठाए क्या? विपक्ष का काम ही है कि सत्ता के उन कमजोरियों या कमजोर नसों को पकड़ना, जिसको वो दबाए और अपनी पहचान बनाए और आगे बढ़ने का प्रयास करे। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। और तमाम बातों के बीच में आज ये ऐसा मौका क्यों मिला, हमें ये भी सोचना होगा। हमने देखा है कि, या आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि भारत के इतिहास की बात आप समझते, विश्व के इतिहास की आप पन्ने उलट के देखेंगे तो आपको 2.5 महीने या 2 महीने से ज्यादा का कोई किसानों का आंदोलन नहीं दिखेगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने चू शब्द नहीं बोला, खास करके तब और जब 125 से ज्यादा लोगों की जान चली गई हो। पहली बार आपने देखा कि किसानों को रोकने के लिए 12 लेयर की बारेबंदी कर दी जाती है और सड़कों पे कील ठोक दी जाती है। ये पहली बार देखा, इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ, आपने नहीं देखा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हम और आप बैठे हैं, आप आइए और स्वागत है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। और दूसरी तरफ उस इलाके के तमाम इंटरनेट कॉल काट दिए जाते हैं, उनको घेर दिए जाते हैं। बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि इन किसानों के बीच में अतिवादी और आतंकवादी गिरोह के सदस्य ऐसे लोग बैठे हैं जो देश के तिरंगे का भी अपमान करते हैं। और जब उनसे सवाल, खास करके हम आप ही लोग से हमें भी जानकारी मिलती है कि ये दीप सिद्धू है कौन, जब उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और हम सवाल ये करते हैं कि अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया, यदि वो देशद्रोही है तो सबसे आखिरी क्षण में उसके ऊपर FIR दर्ज क्यों होती है, इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। आपको पता है कि उनके इस रैली के निकलने से पहले, ट्रैक्टर रैली के निकलने से पहले दिल्ली पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल हमने चिन्हित कर दिया है जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं और तमाम इनपुट मिल रहा है कि वहां प्रदर्शन पैदा की जाएगी, उपद्रव पैदा किए जाएंगे। इसके बावजूद
आपने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया और जो ही वो ITO से लोगों का एक धड़ा पहुंचना उधर शुरू हो गया लाल किले की तरफ, आपने कोई इंतजाम नहीं किया। अब देखिए और पुख्ता लाल किले इंतजाम पर चढ़ करते के हैं, आपको बैरिकेड बताया लगाते हैं कि एक लंबा चौड़ा, तो आप लोग कहते हैं कि देखिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक बात इस समस्या तो यहाँ पर ये भी आती है ना सर, एक बात सवाल तो ये भी उठता है यहाँ पर चिन्हित वहां करने की पर आवश्यकता अगर है। बड़े एक बात स्तर मैं बोलना पर फेंसिंग चाहूंगा, की गई तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि किसानों को मार पीट के उठा दिया। फेंसिंग अलग थी, किसान अलग आंदोलन चल रहा था। आप अगर अनुमति दें मैं 10 सेकंड एक बात बोलना चाहूंगा। यहाँ पर एक जो समय की पुकार है, एक बहुत जरूरी बात कि यहां पर चिन्हित करना पड़ेगा जो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, चाहे कोई भी हो, व्यक्ति हो, आम आदमी भी हो, यहां पर समझना पड़ेगा कि यहां पर आप संवेदना समझिए कि मामला कितना ज्वलन है। यहां पर किसान भाइयों इतने दिनों से 2 महीने से ऊपर जाके आंदोलन पे बैठे हुए, बेवजह तो बैठा नहीं हमारा किसान भाई। तो यहां पर समझना पड़ेगा किसान को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो कोसों मील दूर है राजनीति से, वो खेत खलियानों से खुश है। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि कौन और सबसे बड़ी बात मैं तुषार जी एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर ज्यादा वार्ता आप देखिए और सरकार को पूरी जानकारी है एक बात ये बोलना चाहूंगा, आंदोलन एक किस मिनट दिशा में जा रहा है मैं एक बात और बोलना ये चाहूंगा, आंदोलन कौन चीनी लोग कर रहे सैनिकों हैं। के साथ जो सरकार को हमारी पूरी जानकारी हमारे है और ब्रिगेडियर सरकार- लेवल पर या और अलग सरकार डिप्लोमेटिक मिलिट्री लगातार लेवल पर जो इसकी वार्ता हुई 11 है दौर की वार्ता उससे ज्यादा वार्ता वार्ता किसान भाइयों के कर साथ चुकी हुई है। तो और यहाँ पर सरकार ने आशावादी हर होना तरह की पड़ेगा रियायतें और किसानों को दरवाजे देने की खोल के रखने कोशिश की है, पड़ेंगे। लेकिन कुछ वांछित तत्व हैं जो राजनीतिक षड्यंत्र ये जो प्रक्रिया चल रही है, बातचीत की है, किसानों को चलती रहनी गुमराह चाहिए। ओपी मिश्रा। करके जिस तरह से इस पूरे कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं, सरकार ये वो किसानों को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस कौन कानून गुमराह कर रहा है मिश्रा से जी? इस कौन कानून गुमराह से कर रहा है किसानों किसानों को को? फायदा है, आपके 11 दौर बिचौलियों की को बातचीत नुकसान सफल है। नहीं हो तो पाई। जो कौन बिचौलिए गुमराह हैं कर रहा है? वो लगातार इन किसानों को बहलाकर गुमराह करके और लगातार इस तरह से जो ये पूरा का पूरा जो ये माहौल बनाया जा रहा है ये विपक्ष के द्वारा। और अब तो देखिए नए नए तरीके इसके आ गए हैं, विदेशों से इसको ट्वीट कराया जा रहा है, जिस तरह से देश विरोधी कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा। ये बिल्कुल शर्मनाक है और हम लोग इसकी भूरी भूरी भत्सना करते हैं। कौन करा रहा है? कौन ट्वीट करा रहा है? कौन विदेशी गैंग को इकट्ठा कर रहा है? अब आ रहे हैं उसके खिलाफ जितने अभी देखिए इस आंदोलन को लेके जो आपका टूल किट आया है, उस टूल किट में कैसे आपको दिखाया गया है कि 26 फरवरी को इस देश में ट्विटर के जरिए एक पूरा माहौल खड़ा करना है और इस देश विरोधी माहौल खड़ा करना है, इसकी पूरी व्याख्या हो रही है। और इसके आज दिल्ली में FIR दर्ज हो चुका है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं वो सब सामने आएंगे और जब वो सब सामने आएंगे आप बोलिए, फिर तो यही आपके पास पैनल में जो आपके पैनल में जो आपके लोग यहाँ बैठे यही विलाप करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है और सरकार बख्शने नहीं, एक एक व्यक्ति को बख्शने जा रही है और चिन्हित किया जा रहा है। और 26 तारीख की घटना में सरकार ने उन सारे ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी। तो ब्रेक से पहले बात चल रही थी इस बात पर कि ये सेलेक्टिव राजनीति आखिर क्यों? अगर सेलेक्टिव राजनीति है तो क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक तरीका है और किसानों के दुख में जाना, उनके दुख में शरीक होना, रामपुर चले जाना, ये सब एक राजनीतिक घटनाक्रम है। इसे आप अगर कांग्रेस के संगठन के या आला कमान के उस दुख में शामिल होने से जोड़कर देख रहे हैं तो ये शायद मुझे नहीं लगता कि ये जायज होगा। फिलहाल संजीव कौशिक कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, उनके पास जाता हूं, फिर अजय आपके पास आऊंगा। देखो तुषार, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि हम और यहाँ बैठे जितने तमाम लोग हैं सारे लोग यही जानते होंगे कि देश की जनता ने एक अथाह बहुमत देकर के प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में कब्जा कराया है या आसीन कराया है एक तरह से, और लोगों ने बहुत प्यार से बैठाया है। अब आप हमें ये बताइए कि 125 से ज्यादा किसानों की जब जान चली जाती है उस पर सरकार नहीं हिलती, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि एक रिहाना और एक ग्रेटा थनबर्ग जैसी एक अदमी सी छोटी सी लड़की यदि कोई ट्वीट कर देती है तो एमईए तक डोल जाता है। देश के गृह मंत्रालय से उसके विरोध में प्रतिक्रिया आने लगती है, वित्त मंत्रालय से प्रतिक्रियाएं आने लगती है। ऐसा क्या हो जाता है कि चूल्हे हिल जाती है? देखिए इसका मैं जवाब दे देता हूं सर। मुझे मेरे देश को किसी अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना सर। हमारे इंटरनल मामला है ना, समझ आता है। कोई एक्सटर्नल मामला तो है नहीं सर। मामला कैसे हो गया? इंटरनल मामला है, मुद्दा वो है। आप सरकार को घेरे, सरकार से सवाल जवाब पूछे, समझ आता है, सर माथे लेंगे सारी बातें। अजय वर्मा जी, ये सेलेक्टिव राजनीति क्यों है? अगर रामपुर जाते हैं कोई गुरेज नहीं है, जाना चाहिए था, लेकिन तमाम और समय पर भी तो जय जवान जय किसान होता है और जय जवान जब जय किसान की बात करते हैं फिर तो आप हर जगह जाइए। ऐसा क्यों? जहां पर आपको लगता है पॉलिटिकल माइलेज हो सकता है वहीं पर जाते हैं बस। आप मुझे समय देर से दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए जी। विपिन जी की बात का भी बताना चाह रहा था और ये भी बताना चाह रहा। बिल्कुल। इस सरकार की नीति नियत के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी आदमी चाहे हिंदुस्तान से या विदेश से या ऊपर ब्रह्मांड से भगवान भी
सकारात्मक बात अगर सरकार के फेवर में कहता है, तत्कालीन सरकार उसको स्वागत ही नहीं करती, बल्कि उसका प्रचार करती है, जनता के बीच वाहवाही लूटती है और उसे मीडिया में ऐसे दिखाती है जैसे सरकार पूरा भगवान हो गई हो। लेकिन अगर कोई भी नकारात्मक है तो सरकार का एक तय जुमला होता है कि किसी बाहरी तत्व को एक संप्रभु और प्रजातांत्रिक देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। संप्रभुता और प्रजातंत्र सरकार अपनी सुविधा अनुसार तय करती है और परिभाषित करती है। अब आप एक उदाहरण समझ लीजिए, अभिजीत बनर्जी जीतते हैं या अमर्त्य सेन भारतीय हो जाते हैं, सरकार कहते हैं भारत जीता है, और अगर वो आर्थिक नीतियों की बुराई करते हैं तो वो देशद्रोही हो जाते हैं, वो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, वो प्रजातंत्र के खिलाफ हो जाते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा भी एक अजीब खांचे में परिभाषित होने लगी है और सरकार और राष्ट्र सादृश्य हो गए हैं, यानी सरकार के खिलाफ हर आवाज राष्ट्र विरोध का प्रतीक बन गई है इस सरकार में। क्या पाकिस्तान और चीन में मिलिट्री द्वारा जनता के दमन पर भारत सहित दुनिया के मकबूल लोग प्रतिक्रिया नहीं देते? सरकार की नीति कैसी हो, अगर इस पर कोई बाहर का देश या व्यक्ति बोलता है तो वह बेईमानी है, लेकिन अगर किसानों के लोकतांत्रिक आंदोलन बनाम कांटेदार घेरे का मुद्दा है तो यह राष्ट्र की सीमा पार का बन जाता है। अगर सरकार की बात मानकर भी ली जाए कि गायिका का ट्वीट निहित स्वार्थ या पूर्वाग्रह षड्यंत्र का नमूना है, तो ये EIU के ताजा प्रजातंत्र सूचकांक में भारत का 2 स्थान फिसलना है किस षड्यंत्र का हिस्सा है? यानी 2015 में भारत 26वें स्थान पे था और आज 21 में 53वें स्थान पर। सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। काल में राष्ट्रवाद की नई परिभाषा घूम कर दी गई है, मुद्दे के चारों तरफ घूम रहे हैं और ये सरकार के नुमाइंदे विपिन जी भी और ये ओपी मिश्रा जी भी मुझे राष्ट्रवाद की जगह वर्मा जी, आप मेरे सवालों का जवाब ना पहले दे रहे थे और ना अब दे रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रोकूंगा तो आप कहेंगे देखिए बोलने का मौका नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं। पिछले 1-1.5 मिनट से सर मैं तो यही देख रहा हूँ, मतलब आपने इंटरनेशनल आंकड़े जता दिए, खामियां दर्शा आपने इंटरनेशनल आंकड़े मुझे गिना दिए, तो लोग लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। पानी नहीं गिरा सकते सर सेलेक्टिव क्यों? ये कहते थे मेरा सवाल वहीं के वहीं जज सेलेक्टिव क्यों? कि अगर तेल और अगर सेलेक्टिव है तो ये राजनीति क्यों ना कहलाई जाए? लीटर मिलेगा, आज 95 से 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल। सर मेरा सवाल नहीं है ना सर, डीजल पेट्रोल पे फिर कभी चर्चा करेंगे, फिर आराम से डिबेट करेंगे। आप आराम से पेट्रोल डीजल पर 1 घंटे बोलिएगा सर, मैं मुद्दे को नहीं भटकने दूंगा सर, मैं मुद्दे को आज नहीं भटकने दूंगा, मेरा मुद्दा आज का है ही नहीं सर ये। मैं बात कर रहा हूँ छोटे आप बड़ा की आप बना रहे हैं मुझे कोई ABCD, तो मैं तो रोकूंगा ना सर आपको। मैं आपसे कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, आप बंबई जा रहे हैं। सर मैं बंबई कलकत्ता नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आपको सीधे रामपुर की बात कर रहा हूँ, आप कलकत्ता और बंबई का नाम ले रहे हैं सर। खैर मिश्रा जी जवाब दीजिए। क्या जवाब देंगे? मैं जवाब देखिए तुषार जी, कांग्रेस सुन लीजिए जरा, आप तो बोल नहीं रहे सर, आप सुन तो लीजिए मिश्रा जी को। देखिए तुषार जी, कांग्रेस की यही नीति है और कांग्रेस की यही नीति है और कांग्रेस के यही नेता है जो आज कांग्रेस को इस स्थिति में लाके छोड़ दिया है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं देश के बाहर, वो उनके साथ जाके खड़े हो गए हैं। कांग्रेस यहाँ कोई बयान देती है तो वहां पाकिस्तान के संसद में इसकी चर्चा होती है। कांग्रेस के लोग बाहर से जाके के अलग अलग विधा के लोगों से कैसे ट्वीट करा रहे हैं, ये हम सारा देश देख रहा है और कह रहे हैं कि हमारे देश में विरोध क्यों हो रहा है। अरे अगर देश के मामले में हमारे देश के किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी उन किसान की आय को दोगुना करने के संकल्प के साथ चल रही है और हम लगातार काम कर रहे हैं और विदेशी ताकतें अगर इसमें हस्तक्षेप करेगी तो चाहिए सरकार ये करेगी। और देखिए ये एक पूरी तरह साजिश है, ये कोई सामान्य रिएक्शन नहीं है, एक पूरी साजिश है। जिस तरह से ग्रेटा ने और जिस तरह से और उस विदेशी पॉप स्टार ने जिस तरह से एक टूल किट जारी किया है अपने वर्मा जी, अगर मैं फिर से सवाल करूं तो जवाब देंगे या देश के विदेश के आंकड़े गिनाकर पेट्रोल डीजल की बात करके मुद्दे को भटका देंगे? भारत में गणतंत्र दिवस जवाब दे तो मैं सवाल करूं। सुनिए 26 तारीख को कैसे देश में एक विद्रोह का माहौल बनाया जाए, ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया के जैसे कैसे फार्मर्स के जो वो प्रोटेस्ट है उसको कैसे देश विरोधी विजेंद्र साहब आप देख रहे हैं, उसको ये राजनीति आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करने को ये नेता तैयार नहीं है जो आपकी हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनके सपोर्ट पर सोचते हैं कि आपको ये आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि जो आपके साथ आज खड़े हैं। आप वर्मा जी सुन लीजिए ना, वर्मा जी जरा मुझे भी बोलने नहीं दीजिए, आप मेरा समय खा जाते हैं। आपको लगता है कि ये जो सरकारों में रहे हैं ये आपकी समस्या दूर नहीं कर पाए, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, ना MSP का आपकी जो गारंटी कानून की मांग है वो, जब ये नहीं पार कर पाए तो आज आपको समर्थन किस चेहरे से दे सकते, किस मुंह से आपको समर्थन देंगे? ये
हम लोग किसी पे विश्वास नहीं कर रहे, हम अपनों पे विश्वास कर रहे हैं। किसान यहाँ 71 नहीं, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है। सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, उस पे विश्वास नहीं है। इनको बाहर के फोन स्टार पे विश्वास है, इनको बाहर के फोन स्टार पे विश्वास है, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है, इनको बिचौलियों पे विश्वास है। मिश्रा जी आवाज पहुंचने की किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए मंडी दे रही है, किसानों की तो सुन लीजिए ना, फिर अगर आप किसानों को न्याय दे रहे हैं, किसान भाइयों की तो सुन लीजिए। मार्केट दे रही है, अब देखिए फिर मिश्रा जी किसान भाई बोलना चाह रहे हैं, किसानों को देश के अन्नदाता की आवाज तो सुन लीजिए। उनको नहीं चाहिए, ये समय उनको तो दीजिए। अरे जरा मिश्रा जी के ऑडियो को थोड़ा डाउन कीजिए। मिश्रा जी मजबूरी मुझे आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ी है, आप बोलिए। इनकी वजह जो है कि इनका जो फैलाते हैं ना, गलत बात को सही साबित करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने किसान को फ्री किया है। मेरी उम्र आज 55 साल की हो गई, किसान फ्री है क्या? हमारे यहाँ का गोभी आजादपुर सब्जी मंडी में नहीं आता, गाजीपुर में नहीं आता क्या? हमारा धान नरेला नहीं जाता? हमारी कौन सी चीज, किसान की चीज कभी नहीं रुकी गई थी। इन्होंने केवल बिचौलियों के लिए फ्री किया है। इन्होंने जो छूट दी है कि पैन कार्ड से खरीद करो कहीं ले जाए। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस देश की किसान की नहीं, 98% जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से एक पानी की बोतल मात्र 2 रुपए लागत नहीं आती होगी, वो उपभोक्ता 20 रुपए ही खरीद रहा है। तो जिस हमारे गेहूं पैदा करने में हमें 30 लीटर पानी खर्च करना पड़ता है, कटाई उठाई खाद रसायन, ये खेत की कास्ट अलग, वो आज हमारा 15 रुपए बिक रहा है। गरीब को 20 रुपए में आटा मिल रहा है, और वो ही 15 रुपए किलो गेहूं लेके इनकी जो उद्योगपति मित्र हैं वो 38 रुपए 40 रुपए बेच रहे हैं। हमारा बासमती धान 15 रुपए किलो बिक गया, हम लुटे। लेकिन आपको आम उपभोक्ता के लिए चावल 80 रुपए मिला। 3 किलो धान में 2 किलो चावल निकलता है, 15 या 45, 5 रुपए जो लो 25 रुपए को चावल मिलना चाहिए था। ये लड़ाई भी हमारी मुख्य, ठीक है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी हम जानते हैं सरकार कह रही वार्ता, हमारे नेता हम भी जानते थे कि सरकार इस मुद्दे को निपटाना नहीं चाहती। विपक्ष को सरकार मौका क्यों दे, विपक्ष को सरकार क्यों मौका दे रही है? ठीक है मिश्रा जी, आपका जवाब मैं आपके पास आऊंगा। मिश्रा जी, हमारी समस्याओं का समाधान करे सरकार। 11 बार वार्ता हुई। मिश्रा जी को सुन लेते। मिश्रा जी बोलिए। कॉस्ट प्लस 50, 1.5 गुना लागत का, 1.5 गुना सरकार ने गारंटी देने के लिए इस बजट में भी बात किया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो किस पे विश्वास नहीं है इनको? सरकार पे विश्वास नहीं है। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं ना कि हमारा 15 रुपए में बिकने वाला सामान मार्केट में 80 रुपए में बिक रहा। हम तो उसकी आम आदमी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि 15 रुपए का 80 रुपए में क्यों? आप उद्योगपति को दे रहे हैं फायदा। नहीं, क्या ये हमें एमएसपी देंगे? धान की एमएसपी 18 सरकार तय है ना सर, तैयार है ना कि एमएसपी गारंटी का? हम वही तो कहने जा रहा हूं। इन्होंने आज तक एमएसपी दी है। आज धान की एमएसपी 1868 रुपए है, धान हमारा 1100 बिका। 1900 कुछ रुपए की एमएसपी बारी मक्का 800 रुपए बिकी। हम यही तो कह रहे हैं। सिस्टम का लूपहोल है ना सर, हम इनसे यही तो कह रहे हैं। इसे कानून बना दो, कमी है, इसे कानून बना दो, हमें दे दो। हमारी देखो ना, तो हम यहाँ वोट की फसल को बैठे, ना इस आंदोलन से किसी नेता की वोट की फसल कटेगी, ठीक, ना किसी नेता को हम अपना मंच इस्तेमाल करने देंगे। हमारी लड़ाई सरकार से, किसी पार्टी से नहीं। सरकार होती है देश की। हम सबके पैसे से सरकार के लोग और सरकार वेतन लेते हैं। सरकार देश की है, हमारी सरकार से मांग है, सरकार ने कानून पास करे हैं। ये बताइए आप, क्या अध्यादेश विपत्तियों में आपातकाल में लाए जाते हैं? अगर सेना को कहीं जरूरत हो तो अध्यादेश ले आते हैं। अगर कहीं हमारी वित्तीय स्थिति गड़बड़ हुई हो तो अध्यादेश। कोरोना आपदा में पूरा देश बंधक था। कोरोना आपदा में किसी से सलाह नहीं, मशवरा नहीं, और एकदम ये अध्यादेश ले आए। अरे संसद में लाते, बहस करते, राज्यसभा में किस तरह से पास कराया। ये बहुमत का मतलब ये थोड़ी है कि सभी का गला। ये हमारे किसानों की तीनों कानून गले का फंदा है। हम लोगों की लड़ाई ये मजबूरी है। आने वाली औलाद हमारी नहीं सर, देखिए अगर किसान कानून के अगर आप चले जाएंगे तो ये अगर प्रोविजंस देखें तो प्रोविजंस तो आपके हक में है ना सर। कोई नहीं हक, हमें बताएं कोई हक वाला, हम बताएं, उसका जवाब हम देंगे। आपकी आमदनी तो बढ़ेगी ना सर उससे? नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल गलत नहीं बढ़ेगी। आमदनी तो हमारी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आमदनी तो इसी साल बढ़ गई, परिणाम आने शुरू हो गए। जीवन में पहली बार एमएसपी का और मार्केट का अंतर बाजार में मिला, पहली बार। हमने जीवन में नहीं देखा। 50-100 रुपए का रहता था मंडी का और सरकारी रेट का। 1868 वाली चीज 1100 रुपए बिक रही है। 2000 रुपए वाली चीज 800 बिक रही है। सिस्टम की कमी थी ना सर। नहीं, सिस्टम कौन सा वहां पर भी है ना, सिस्टम सरकारी संभालेगी तो वहां पर भी है। एक सिस्टम इतना है कि वहां तक पहुंचते आपके धान या तो सड़ जाता है या आपको मजबूरी में उसे कानून क्यों नहीं बना दे रहे? उसे लिखित में कानून बन जाना चाहिए। सरकार तो तैयार है कानून बनाने के लिए। उसे लिखित में ठीक है। मैं देखिए बोलना चाहूंगा कि सरकार ने जब पहल करी, और मोदी सरकार की बात करें, इनके बड़े बड़े नेता बोलते थे कि यूपीए 1 यूपीए 2 पे कटाक्ष करते थे, बोलते थे कि नीतियों के मामले में लकवा मार गया, पॉलिसी पैरालिसिस। तो इधर से अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं बोलते
बोलते हैं, तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि आप, जनता ने आप पे भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी के भी नारे की बात करें, सबका साथ सबका विकास 2014 तक, 2019 में जाके इजाफा होता है, सबका विश्वास भी आ जाता है। तो यहां पर तो आपको साफ जो दिख रहा है कि विश्वास का अभाव है, कि यहां पर अगर आप या तो संवाद, या तो आपके कम्युनिकेशन गैप है कि आप किसान भाइयों को जो उनकी आशंकाएं हैं उस पर आश्वस्त नहीं कर पा रहे, ये वो बेवजह तो बैठा नहीं आंदोलन पर। और जो अगर ये दलील जो सरकार ने पहले दी थी कि एक प्रथा नहीं थी कि एमएसपी को लेकर कि लिखित कुछ दिया जाए, तो अगर आपने कानूनों की पहल करी है कि ऐसे कृषि कानून लेके आए हैं, उसी तरह से आप पहल कुछ ऐसी करते जो पहले नहीं हुई थी, एक नई सुबह का आगाज हो जाता। लेकिन यहां पर दो बातें मैं बड़ी अहम बोलना चाहता हूं। पहली बात तो किसी को आग में घी डालनी नहीं चाहिए। यहां पर संवेदना जो दिखाते हैं, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। दोहरे मापदंड देश के लिए खतरनाक है, और जब हम जय जवान जय किसान बोलते हैं तो उसमें सही मामले में अमल करना पड़ेगा। और यहां पर क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो श्वेत पत्र लाने का है। यहां पर तो सरकार का ध्यान होना चाहिए कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम है, वहां पर हाल देखिए आप, सड़कें नहीं है वहां पर जाने के लिए। तो आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यहां पर आप इधर अपने दरारें और बढ़ा रहे हैं फासले किसान भाइयों के साथ, जो बीच में कीलें ठोककर और यहां पर वो दीवारें डालकर। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि सरकार का ध्यान, तवज्जो उनको समझना पड़ेगा। मोदी सरकार को भी अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है इस समय, कि जो उनको सही सलाह दे, जमीनी हकीकत से उनको ये रूबरू कराएं कि यहां पर क्या किसानों का मुद्दा है, और वो बेवजह नहीं बैठे। ठीक है, प्रियंका गांधी ने भी आज कहा कि प्रधानमंत्री को हो सकता है इर्द गिर्द रहने वाले लोग बताते ना हो कि हकीकत जमीन पर क्या है। कुछ यही बयान था ना वर्मा जी? ये विपिन जी जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का हर चीज का, हर बयान की सब जानकारी है। जिसको वो चाहते हैं उसका संज्ञान लेते हैं, जिसको वो नहीं चाहते उसका संज्ञान लेके भी अज्ञानी बन जाते हैं। वो ज्ञानी बाबा हैं। नहीं, आज आपके प्रियंका गांधी कह रही थी इस बारे में, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके आसपास के लोग हो सकता है उन्हें बताते ना हो। देखिए, इस देश में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, ये लड़ाई खाली किसान की नहीं है। ये किसान भाई कह रहे थे अभी बाकियों के माथे भी 98% लोगों की लड़ाई है। ये देश को बर्बादी से रोकने की लड़ाई है। ये चैनलों को बर्बाद होने से रोकने की लड़ाई है। ये पत्रकारों को बर्बाद होने से रोकने की लड़ाई है। ये मध्यम वर्ग को बर्बाद होने से रोकने की लड़ाई है। आप लोगों को भी एहसास होगा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरा अनुरोध यह है विनम्र, सोनिया जी का भी, राहुल जी का भी, कांग्रेस पार्टी का भी, कि सरकार तीनों काले कानून वापस ले और एक एमएसपी की गारंटी दे। जब नए नए कानून सरकार ने रातों रात नोटबंदी का फैसला कर दिया, तो इसमें 20 मीटिंग क्यों करते हैं लोग किसानों को बुलाने के लिए? इसे भी तो घोषणा एक दिन में खत्म करके कर दें। अरे किसानों का मामला है, किसानों के ऊपर करते हैं। अगर मीटिंग नहीं करते तब भी कैपिटलिस्ट लोगों के लिए जो कानून बना रहे हैं, माफी कर। नहीं, मीटिंग्स तो जरूरी नहीं, मीटिंग जरूरी नहीं है क्या? बातचीत होगी तभी तो मामला बनेगा। बंद हो जाएंगे, लेकिन जब जिद अड़ जाएगी नहीं, संवाद की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, सिलसिला तो वो अच्छी बात नहीं है, तो उसके बाद ही हटेगा, तो जिद के आगे तो कुछ चलेगा नहीं सर। गजब किया, तेरे वादे पे एतवार किया मोदी साहब, और इस देश के किसानों ने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने इनको ही ठगने का जो काम किया, ये जवाब दे देंगे आपको। ठीक है, संजीव कौशिक। और लगातार वो शुरुआती दौर से ही कहते चले आए कि ये वामपंथी है, बिचौलिए हैं, दलाल हैं, इनको भटकाया जा रहा है, कांग्रेस ही इनको बुला रहे हैं। असल में यदि इन्हें किसान वो समझे होते तो जो 10 दौर से ज्यादा की वार्ता हो चुकी है और किसान अपनी बात स्पष्ट रख चुके हैं सरकार के पास, लगातार वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी यदि भलाई आप करना चाहते हैं तो हमसे ज्यादा बेहतर आप नहीं समझ सकते हैं। आप हमारे लिए कानून लेके आए, हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, आप इसको रद्द कीजिए और हमें बैठाइए और नया कानून बना लीजिए। बात सिर्फ इतनी सी है। और ये लगातार ये कह रहे हैं कि आपकी समझ सही नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम आपकी भलाई करना चाहते हैं, पूरे देश का कल्याण करना चाहते हैं। और आप चंद लोगों के, आज भी ये सब आप सुन रहे होंगे कि चंद लोगों के बहकाव में आप बैठ करके इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, और किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई बहका नहीं सकता है। आपको भी जानकारी होगी कि अभी तक किसानों ने अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टी से, चूंकि आंदोलन है तो जो कोई भी आए उनके समर्थन में सबका वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी का मंच में न कोई झंडा लग रहा है, न कोई नेता बैठ रहा है, न उसका कोई फरमान वहां से जारी हो रहा है। सबका समर्थन उनको चाहिए, किसानों को समर्थन चाहिए, लेकिन सरकार अपने जिद पे अड़ी हुई है कि किसी भी कीमत पे, आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले या सदन की, संसद की बात कर ले, लगातार ये बात कहती चली आ रही है सरकार की किसी भी कीमत पे हम ये कानून वापस नहीं लेने जा रहे हैं। और राज यही से पैदा होता है
कि आप कानून वापस नहीं लेने जा रहे हैं, और किसानों के जेहन में है कि जब तक कानून वापसी अच्छा, नहीं, तब तक संशोधन से कर बात वापसी नहीं बन सकती करेंगे। विजेंद्र साहब। बीच का रास्ता जब संविधान में संशोधन कई से बात नहीं बन संशोधन हो सकती। चुके हैं। बिल्कुल, सरकार को ही मेरा यही कहना है, सरकार को ही संविधान मानना होगा कि ठीक हम है। आपके कौशिक बारे में साहब, यदि भलाई करना चाहते हैं तो चलिए मिलजुल कर ठीक। एक दूसरा कानून बनाते हैं। विजेंद्र और साहब, मुझे- क्या संविधान में संशोधन हो सकता है तो आप इन तीनों कानूनों में संशोधन को मान्य नहीं कर सकते? ऐसा ये कानून इतने गलत बने हुए हैं, इनमें सिस्टम ऊपर तो उनके पट्टों पे दोनों तरफ किसान हैं। अगर वो एक एक पट्टा जैसे उतारा जाएगा, सरकार के उद्योगपति मित्र अडानी जी, अंबानी जी और ये जी, आप बताइए इनमें मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं आपके चैनल से, अगर कोई चीज इतनी खराब हो और आपको दे दिया है, आप खा लो, आप कहोगे भी गंदी मैं नहीं खाऊंगा, बोले लो इसकी थोड़ी गंदगी हटा रहे हैं फिर खा लो। ये कानून किसान समझ चुके हैं, किसान से बड़ा तो कोई वैज्ञानिक नहीं। मौसम से किसान बता देता है कब वर्षा होगी, किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं और समझदार नहीं। हम अपनी फसल कैसे पैदा करते हैं, कृषि वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है हमें। हम जानते हैं कि फसल में हमें क्या डालना है। हमारे जो तीनों कानून है, एक तो इन्होंने मंडी वाला अस्तित्व लगभग निलंबित करने जा रहे हैं। सरकार कह रही है ना कि मंडी का अस्तित्व तो रहेगा, जैसे ही जगह बीएसएनएल कर दिया, जिस तरह से बीएसएनएल का खत्म किया इन्होंने। आज क्या हाल है बीएसएनएल की? नहीं, सब कुछ तो किसान की मर्जी पर है ना तीनों कानून के अंदर। अरे उसमें बहुत से कानून ऐसे हैं कि हमें आप पढ़ोगे कि दोनों पक्षों की बिना सहमति के कोई मामला नहीं हो सकता। कोर्ट को इन्होंने हमें बंधक कर दिया। आप ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुझे कहना, जिस उद्योगपति का पोता अस्पताल में खिलाने जाते हो, एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। एसडीएम की अदालत को किसान भला कर सकती है? किसान का भला एसडीएम की अदालत से किसान का भला हो सकता है? सबसे पहला इनका लगा, इन्होंने हमें न्यायिक प्रक्रिया से दूर किया कि सरकार इसमें नहीं जा सकती, किसान उसमें नहीं जा सकता सिविल में। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो भंडारण सीमा खत्म करी। आज अगर कोई उद्योगपति मित्र अपने यहां भंडार भर लेता है, कल हमारी शंका बता रहा क्या है, कल हमारा गेहूं की फसल आ जाएगी, वो उसमें से 10% 20% हमारा गेहूं सस्ता खरीदने को मार्केट में निकाल देगा। तो जो गेहूं हमारा इनकी एमएसपी होगी 1975, और लेकिन मार्केट में गेहूं होगा हमारा 800 रुपए। क्यों? और फिर वो 10% निकाल के 90% खरीद लेगा, 100% फिर गोदाम भर लेगा, फिर जनता के लिए, और उसके लिए वो क्या 100 रुपए किलो। तो इसमें कई चीजें ऐसी है, किसान का हित, जैसा मंडी है, मंडी में एक केंद्र है और उस केंद्र पे एसडीएम भी अधिकारी है, उसका डीएम भी है, मंडी प्रशासन भी है। ये कह रहे हैं हमने बिचौलियागिरी खत्म कर रहे हैं। तुम एक केंद्र की बिचौलियागिरी खत्म नहीं कर पाए, तुमने छूट दे दी, कोई किसान अपने घर भी खरीद सकता है पैन कार्ड से। अब अगर किसी के घर में मेरी घटतोली हुई, कौन रोकेगा? मंडी में तो हम जाते हैं, मंडी सचिव से कह देते हैं, बिल्कुल मंडी सचिव से कह देते हैं। उस घर तो जब जगह जगह खरीद होगी, इन पे इतनी व्यवस्था तो है नहीं। एक केंद्र में 5,000 आदमी एक मंडी में बैठा है, ठीक है, वहां तुम्हारा प्रशासन है और उससे डर भी है, और वहां एक रेट खुलता है तो पूरे 10,000 में आपकी प्रॉब्लम समझा। ठीक है, भंडारण सीमा जो खत्म कर दी है, वो बिल्कुल निश्चित बात है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और वो आशंका नहीं है, वो बिल्कुल वो जमीनी हकीकत है। तो यहां पर समझना पड़ेगा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, अगर वो सरकार रोल बैक करता है, वहां पर सरकार रोल बैक कर ले, तो मेरे को लगता नहीं है उसमें कुछ किसी तरह का गुरेज होना चाहिए, क्योंकि ये एक किसानों के हित के लिए होगा, क्योंकि उनको जो एक आशंका हो रही है उसको लेकर की नजाकत। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि इस समय जैसे कहते हैं अंग्रेजी में रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, सरकार को देखना चाहिए कि इस समय कितना 2 महीने से ऊपर हो चुका है इस आंदोलन को, अगर अभी स्थिति नहीं संभली तो, क्योंकि एसोचैम और फिक्की ने जो आंकड़े बताए हैं, जो सार्वजनिक करे हैं कि कितने अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है इस आंदोलन से, तो अभी आपको चुनौतियों का भरमार है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 1 से 1.5 मिनट का समय है। अजय वर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं फिर वहीं पर लौट कर आ रहा हूं कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं होता है कि आप किसी एक सिलेक्टिव जगह पर जाएं और अपने एजेंडे को वहां पर स्टैब्लिश करें? आप किसानों की बात कीजिए, आप तीनों कृषि कानून बिल वापस करने की बात कीजिए, मैं मान लूंगा। आप कह के देखिए सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, देश में ये कर दिया, विदेश के आंकड़े ये हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? जी नहीं, आम जनता की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की बात उठाना अगर आपको और देश को ये लगता है पॉलिटिकल स्टैंड है, तो सिलेक्टिव तरीके से मैं कह रहा हूं, सिलेक्टिव वर्ड को समझिए ना सर। प्रियंका गांधी, राहुल जी और सोनिया जी और नहीं सर, देश की बात तो हम भी करते हैं सर, देश की बात तो आप भी करते हैं, निजी तौर पर तो मैं आपको भी जानता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप किसी जगह पर जाकर एजेंडा सेट करने लगे, सिलेक्टिव तरीके से बात करने लगे, तो सरकार ने सेट कर रखा है कि अपनी बी टीम को हर चीज में भेज देती है और इसके अखंडित आंदोलन को खंडित करने का काम सरकार कर रही है। ठीक है, मेरे पास 30 सेकंड है। मिश्रा जी, आपका जवाब। किसानों ने आपके ऊपर बहुत आरोप लगाए हैं, आपके अगर ये तीनों किसान बिल वापस हो जाएं तो किसानों का भला हो सकता है। आखिरी कमेंट आपका, उसके बाद में वाइंड अप करूंगा।
मिश्रा जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज बड़ी बहस लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।